नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौरसिया आप सभी का सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की अर्थशास्त्र जो कि NCERT की एक पुस्तक है, उसके पहले अध्याय पालमपुर की कहानी के प्रश्न उत्तरों पर बात करेंगे। इस अध्याय का पूरा वीडियो हमने पहले ही इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अथवा आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम क्लास 9th की NCERT की पुस्तक अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर पालमपुर की कहानी के सॉल्यूशन पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम हर एक क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे और उसको एक्सप्लेन करते हुए आपको उसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही हम आपको इस चैप्टर के 1 नंबर वाले प्रश्न जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इसके साथ ही आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो भी प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं उन सभी के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और साथ में अपनी पाठ्य पुस्तक को भी निकाल कर सामने रख लीजिए जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो आइए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें कि पालमपुर कोई वास्तविक गांव नहीं है, बल्कि यह एक काल्पनिक गांव है जिसके माध्यम से गांव की आर्थिक क्रियाओं को उकेरने का प्रयास किया गया है। इस कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि गांव में किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, वहां के लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, वह किस प्रकार से उत्पादन में सहयोग देते हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए किस प्रकार के कामों को करते हैं और उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं। इन सभी पहलुओं का अध्ययन पालमपुर की कहानी में किया गया है। पालमपुर एक ऐसा गाँव है जहाँ पर लगभग 450 परिवार रहते हैं। 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। बाकी 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है और 80 परिवार ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारी भूमि है। तो इन सब बातों का हम पिछली वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, उसको हम यहाँ पर दोहराएंगे नहीं। हम सीधे चलते हैं इस चैप्टर के प्रश्न उत्तरों पर। सबसे पहले हम इस चैप्टर के 1 नंबर वाले प्रश्नों पर बात करेंगे और यह देखेंगे कि परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न इस पार्ट से आते हैं जो 1 नंबर के होते हैं। 1 नंबर वाले प्रश्नों में पहला प्रश्न है, पालमपुर गांव के लोगों की मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है दुकानदारी, दूसरा है कृषि, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चूँकि हमने इस कहानी में पढ़ा था कि यहाँ के अधिकतर लोग कृषि कार्य करते हैं। पालमपुर ही नहीं बल्कि भारत के अधिकांश गांवों में कृषि ही मुख्य आर्थिक गतिविधि होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कृषि। प्रश्न क्रमांक 2, उत्पादन की प्रथम आवश्यकता क्या है। 4 विकल्प हैं। नंबर 1 भूमि, नंबर 2 श्रम, नंबर 3 पूंजी और नंबर 4 बाजार। चूँकि हमने इस पाठ को पढ़ लिया है और यह समझ लिया है कि उत्पादन की पहली आवश्यकता भूमि होती है। जब तक भूमि नहीं होगी आप कोई भी उत्पादन नहीं कर पाएंगे। प्रश्न का सही उत्तर है भूमि। प्रश्न क्रमांक 3, पालमपुर के कृषक तीसरी फसल के रूप में कौन सी फसल बो रहे हैं। विकल्प 4 हैं। नंबर 1 बाजरा, नंबर 2 आलू, नंबर 3 गन्ना और चौथे नंबर पर है इनमें से कोई नहीं। चूँकि हमने देखा था कि पालमपुर के किसान अधिकतर 2 फसलें तो लेते ही हैं और तीसरी फसल के रूप में आलू भी बोते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आलू। अगला प्रश्न है, एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने की विधि को खालिस्तान कहते हैं। इस खालिस्तान में जो उत्तर आएगा वह है बहुविध फसल प्रणाली, अर्थात एक ही भूमि के टुकड़े पर एक साल में एक से ज़्यादा फसलें लेने को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, कृषि के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग भारत के किन 2 राज्यों में किया गया। इसका सही उत्तर है पंजाब और हरियाणा।
कृषि के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग हमारे देश के पंजाब और हरियाणा में किया गया और इसके पश्चात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया गया। प्रश्न क्रमांक 7 है, छोटे किसान खेती के लिए आवश्यक पूंजी का प्रबंध किस प्रकार करते हैं। चूँकि हमने पालमपुर की कहानी का अध्ययन करते हुए देखा था कि जो बड़े किसान हैं वह अपनी अगली फसल के लिए प्रबंध कर लेते हैं, क्योंकि जो कृषि कार्य होता है उसमें कई तरह के खर्चे होते हैं। बीज, खाद, उर्वरक और कीटनाशकों का इस्तेमाल करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही सिंचाई के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। तो जो बड़े किसान हैं वह तो अपना प्रबंध कर लेते हैं, लेकिन पालमपुर के जो छोटे किसान हैं उनके साथ ये समस्याएं हमेशा रहती थी कि उनके पास भूमि का छोटा सा टुकड़ा होने के कारण वह अपनी अगली फसल के लिए आवश्यक पूंजी का प्रबंध नहीं कर पाते थे और वह बड़े किसानों, व्यापारियों अथवा साहूकारों से अधिक ब्याज दर पर उधार लेते थे और इस तरह से वह कर्ज के बोझ तले दबे रहते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से आवश्यक पूंजी लेते थे। प्रश्न क्रमांक 8, पालमपुर में लगभग कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि व्यवसायों में लगे हुए हैं। गैर कृषि से तात्पर्य है ऐसे लोग जो कृषि कार्य को नहीं करते हैं और दूसरे तरह के काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, जैसे कि डेयरी का कार्य हुआ, लघु निर्माण संबंधी कार्य अथवा परिवहन या दुकानदारी से संबंधित कार्य। तो हमने पालमपुर की कहानी पढ़ते समय यह देखा था कि पालमपुर के 75% लोग कृषि कार्य करते हैं और 25% लोग ऐसे हैं जो गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा लगभग 25% लोग। प्रश्न क्रमांक 9, भूमि मापने की इकाई क्या है। इसका उत्तर है 1 हेक्टेयर, जो 100 मीटर वाली भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। प्रश्न क्रमांक 10, अधिशेष कृषि उत्पादों का किसान क्या करते हैं। अधिशेष कृषि उत्पादों का तात्पर्य है वह उत्पाद जो उनके खाने पीने के अथवा उपभोग के पश्चात बचती है उसका वह क्या करते हैं। किसान जो भी फसल उगाता है उसको अपने उपभोग के लिए बचाकर शेष फसलों को बाजार में बेच देता है। जैसे कि वहाँ पर एक रायगंज है और एक शाहपुर कस्बा है, वहाँ पर किसान इन फसलों को बेच देते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बाजार में बेच देते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ बड़े प्रश्नों पर बात करेंगे जो कि 3 और 5 नंबर के आते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, पालमपुर की किन्हीं 3 गैर कृषि क्रियाओं का वर्णन कीजिए। हमने पालमपुर की कहानी पढ़ी है और हमने देखा है कि वहाँ पर कृषि कार्य के अलावा लोग कौन कौन से कार्य करते हैं, जैसे डेयरी का कार्य करते हैं, परिवहन संबंधी कार्य करते हैं, दुकानदारी करते हैं और लघु विनिर्माण के कार्यों में भी कुछ लोग लगे हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन, दुकानदारी आदि हैं। इनमें से आप कोई भी 3 लिखकर उनका वर्णन कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, 1960 के दशक के अंत में आई हरित क्रांति ने भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव डाला। हमने देखा कि जो हरित क्रांति आई उसके पश्चात कृषि के तरीकों में परिवर्तन हुआ और आधुनिक तरीके से कृषि की जाने लगी। कृषि में मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा, अच्छे किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाने लगा, सिंचाई सुविधाएं बढ़ी और इसके साथ ही खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है हरित क्रांति ने भारतीय कृषकों को ज़्यादा उपज वाले बीज HYB के द्वारा चावल और गेहूं की कृषि करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYB अधिक उपज वाले बीज सिद्ध हुए। किसानों ने कृषि में ट्रैक्टर और फसल काटने की मशीनों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। रासायनिक खादों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया गया। अगला प्रश्न,
परंपरागत खेती और आधुनिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई 5। हमने देखा कि परंपरागत खेती और आधुनिक कृषि में कितना अंतर आ गया है। पहले किसान खुद मेहनत करता था और अपने परिवार के साथ कृषि कार्य करता था, लेकिन अब किसान मजदूर रखता है और इसके साथ ही मशीनों से काम करवाता है। इसके साथ ही पहले जो बीज होते थे वह परंपरागत बीज होते थे और अब आधुनिक किस्म के बीज होते हैं। पहले गोबर की खाद ही एकमात्र विकल्प था, लेकिन अब रासायनिक खादें भी आ रही हैं और उर्वरक आ रहे हैं, कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है, सिंचाई के साधनों में बदलाव हुआ है और इसके साथ ही बहुत सारे परिवर्तन हैं जो हमें कृषि में देखने को मिलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं। परंपरागत कृषि और आधुनिक कृषि में जो अंतर है वह इस प्रकार है। परंपरागत कृषि में पारंपरिक बीजों का प्रयोग होता था। पारंपरिक बीज कौन से हो गए? वह बीज जो किसान बोता था और जो फसल उत्पादित होती थी उसी फसल में से अगली फसल के लिए बीजों को बचाकर रख लिया जाता था और वही बीज बोए जाते थे। लेकिन आधुनिक युग में कृषि में अधिक उपज देने वाले HYB बीजों का प्रयोग किया जाता है। परंपरागत कृषि में कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी, लेकिन आधुनिक कृषि में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। परंपरागत कृषि में उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर के अलावा प्राकृतिक खादों का प्रयोग होता था, लेकिन अब रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा है। पारंपरिक कृषि में हल और बैल का प्रयोग होता था, लेकिन अब मशीनों का प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक कृषि में कुओं, नदी, रहट, तालाब से सिंचाई की जाती थी और अधिकतर लोग वर्षा के जल पर ही निर्भर रहते थे, लेकिन अब नलकूपों और पंप सेट के द्वारा सिंचाई की जाती है। इसके साथ ही डीजल से चलने वाले इंजनों का उपयोग भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है सरल उत्पादन विधियों का इस्तेमाल। नंबर 2, पारिवारिक श्रम द्वारा घरों पर काम करना। नंबर 3, श्रमिकों को भी कई बार किराए पर रखा जाता है। नंबर 4, कम लागत पूंजी। और नंबर 5, कम समय में तैयार माल। प्रश्न क्रमांक 5 है, आपके क्षेत्र में कौन कौन सी गैर कृषि क्रियाएं होती हैं? किन्हीं 5 को आपको लिखना है। सबसे पहले आप जहां पर रहते हैं अपने आसपास नज़र डालिए कि लोग किस तरह के काम करते हैं। मतलब कितने लोग कृषि के अलावा दूसरे कार्य करते हैं, जैसे कोई बस चलाता है, कोई ट्रैक्टर चलाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई ईंट बनाता है, कोई मिट्टी के दिए बनाता है, कोई बांस की टोकरी बनाता है। तो आप अपने आसपास देखेंगे तो पता चलेगा कि लोग कौन कौन से गैर कृषि क्रियाएं करते हैं। हम इनमें से कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि दुकानदारी है, परिवहन संबंधी कार्य, जैसे कोई ई रिक्शा चला रहा है, ट्रक चला रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, वह भी उसका व्यवसाय है। सिलाई, कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र तथा निजी पाठशालाएं भी आजकल रोजगार का साधन है। कंप्यूटर का प्रशिक्षण देना भी काम हो सकता है, फर्नीचर बनाना। और इसके अलावा आपको कोई अन्य कार्य याद आता है तो वह भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, पालमपुर गांव में भूमिहीन किसानों को किस प्रकार का संघर्ष करना पड़ रहा है? चूँकि हमने पालमपुर की कहानी में पढ़ा है कि भूमिहीन जो मजदूर हैं, खेतीहर मजदूर हैं, उनको किस तरह के संकटों का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो यह है कि पालमपुर में लगभग 1/3 लोगों के पास भूमि नहीं है जो कि मजदूरी करते हैं, और जब बड़ी संख्या में मजदूर होते हैं तो उनको कम मेहनताना मिलता है, कम मजदूरी मिलती है, और जो कम मजदूरी लेता है काम उसी को मिलता है। चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं किस तरह से लिख सकते हैं। भूमिहीन किसान दैनिक मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर हैं। उन्हें अपने लिए प्रतिदिन काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा मजदूरों की दैनिक दिहाड़ी कम से कम 300 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है, लेकिन पालमपुर के लोगों को 100 से 160 रुपये ही मिलते हैं। खेतीहर श्रमिकों में अधिक स्पर्धा के कारण ये लोग कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और काम उन्हीं को मिलता है जो कम वेतन लेता है। अगला है, खेतीहर श्रमिक कर्ज के कारण अत्यधिक कष्ट झेल रहे हैं।
अगला प्रश्न, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक चीज़ों का वर्णन कीजिए। हमने पालमपुर की कहानी में देखा था कि उत्पादन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली आवश्यकता होती है भूमि, श्रम, भौतिक संपदा और इसके अलावा मानव संसाधन। आइए इस प्रश्न का उत्तर हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखते हैं। नंबर 1, पहली आवश्यकता भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज की आवश्यकता है। दूसरी है श्रम, अर्थात जो लोग काम करते हैं। कुछ उत्पादन क्रियाओं में शिक्षित कर्मियों की आवश्यकता होती है और कुछ उत्पादन क्रियाओं में शारीरिक काम करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है जो सिर्फ शारीरिक श्रम करते हैं। तीसरी आवश्यकता होती है भौतिक पूंजी की। उत्पादन के समय प्रत्येक स्तर पर काम आने वाली आगतें जैसे इमारतें यानी कि भवन, मशीन, औजार आदि की आवश्यकता होती है। इसमें स्थायी और कार्यशील दोनों पूंजी सम्मिलित होती हैं। अगली आवश्यकता होती है मानव पूंजी। उत्पादन करने के लिए श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, उद्यम की आवश्यकता होती है जिसे मानव पूंजी कहा जाता है। और इन सब के पश्चात आती है बात बाजार की। जब तक बाजार नहीं होगा आप अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचेंगे कहाँ। तो बाजार भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उत्पादित वस्तुओं के अंतिम उपभोग हेतु प्रतिस्पर्धा के लिए बाजार भी होना एक आवश्यक तत्व है। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है। कोई 3 कारण लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं। कृषि की व्यवस्था सिंचित क्षेत्र पर ही निर्भर करती है। भारत के कुछ क्षेत्रों में जैसे पंजाब, राजस्थान, दक्षिणी भाग और मध्य भारत जहां पर वर्षा अनियमित और अनिश्चित होती है, ऐसे क्षेत्रों में कृत्रिम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिसके लिए नियमित रूप से जल की पूर्ति करना आवश्यक होती है, जैसे कि चावल है, गेहूं है, गन्ना है। इनमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में आधुनिक बीजों का प्रयोग किया जाता है वहां जल की अधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो परंपरागत बीज होते हैं उनमें पानी की आवश्यकता कम होती है। लेकिन आधुनिक कृषि में जो आधुनिक किस्म के बीज आते हैं उनमें पानी की आवश्यकता अधिक होती है। अगला है भूमि का बहुत छोटा भाग भी सिंचाई के अंतर्गत आता है। आप इनमें से कोई भी 3 या कोई अन्य कारण भी लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, पालमपुर में भूमि कृषकों में किस प्रकार वितरित है। हमने देखा था कि पालमपुर में 450 परिवार रहते हैं और उनमें से लगभग 150 परिवार ऐसे थे जिनके पास भूमि नहीं थी। 240 परिवार ऐसे थे जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे भी कम भूमि थी और 80 परिवार ऐसे थे जो उच्च जाति के लोग थे जिनके पास अधिकतर भूमि थी। आइए इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से भूमि का वितरण था। पालमपुर में भूमि का वितरण 450 परिवारों में से लगभग 1/3 यानी कि 150 परिवारों के पास पालमपुर में खेती करने के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित हैं। 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि के टुकड़े हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों को पर्याप्त आय नहीं हो पाती है। पालमपुर में मझोले किसान और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक की भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसान हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या इससे भी ज़्यादा भूमि है। प्रश्न क्रमांक 5, पालमपुर के दुकानदार किस प्रकार व्यापार करते हैं। हमने पालमपुर की कहानी में पढ़ा था कि पालमपुर के जो दुकानदार हैं वह पास के शहरों से सामान लाकर पालमपुर में बेचते हैं। दुकान पर प्रतिदिन की वस्तुओं को थोक रेट पर खरीदते हैं और गांव में बेचते हैं। पालमपुर में अधिकतर लोग व्यापार अर्थात वस्तु विनिमय नहीं करते, मतलब मुद्रा लेकर ही सामान विक्रय करते हैं, वस्तु के बदले में वस्तु नहीं देते। गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कापियाँ, पेंसिल तथा कुछ कपड़े भी बेचते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट होते हैं अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है। वस्तुओं के साथ साथ खाने पीने की चीज़ें भी बेचते हैं। अगला प्रश्न,
हरित क्रांति के कारण मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हुई है, क्या आप इससे सहमत हैं? अपने विचार व्यक्त कीजिए। रासायनिक उर्वरकों के कारण मृदा की उर्वरता नष्ट होने लगी है। भूमि जल के अति प्रयोग से भौमजल स्तर अर्थात जो हमारी धरती का जल स्तर है वह गिरने लगा है। रासायनिक उर्वरक आसानी से पानी में घुलकर मिट्टी से नीचे चले जाते हैं और जो जल को प्रदूषित करते हैं। ये बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणु नष्ट कर देते हैं जो मिट्टी के लिए जरूरी होते हैं। उर्वरकों के अति प्रयोग से भूमि खेती के योग्य नहीं बची है, अर्थात भूमि की उर्वरता कम हो गई है। अगला प्रश्न, ऐसे कौन कौन से गैर कृषि कार्य हैं जो पालमपुर जैसे गांवों में प्रारंभ किए जा सकते हैं? पालमपुर गांव में इस प्रकार के काम भी प्रारंभ किए जा सकते हैं, जैसे कि लकड़ी से फर्नीचर बनाना, घरेलू बर्तनों का निर्माण करना, कढ़ाई बुनाई से कपड़े तैयार करना, टोकरियां बनाना, ईंटें बनाना आदि। अब हम वीडियो के इस भाग में पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों पर बात करेंगे, अर्थात उन प्रश्नों के उत्तर बताएंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न है, भारत में जनगणना के दौरान 10 वर्षों में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। सबसे पहले भरना है अवस्थित क्षेत्र, दूसरा है गांव का कुल क्षेत्रफल और तीसरा है भूमि का उपयोग। इसमें संचित, असंचित और वह भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, जैसे निवास स्थानों, सड़कों, तालाबों, चारागाहों आदि के क्षेत्र। तो यहाँ पर 26 हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो कृषि कार्य के लिए उपलब्ध नहीं है। और इसके बाद देखेंगे हम सुविधाएं, तो शैक्षणिक, चिकित्सा, बाजार, बिजली, संचार, निकटतम कस्बा। चलिए इस टेबल को हम भरते हैं। अवस्थित क्षेत्र की बात करें तो पालमपुर गांव और कस्बों से जुड़ा हुआ है। पास में बड़ा गांव रायगंज और छोटा कस्बा शाहपुर है। गांव का कुल क्षेत्र 276 हेक्टेयर है। कैसे है? 200 हेक्टेयर तो सिंचित भूमि है, 50 हेक्टेयर असंचित भूमि है और 26 हेक्टेयर ऐसी भूमि है जो कृषि कार्य के लिए उपलब्ध नहीं है। इन तीनों को जोड़ देंगे 250 और 26 को, तो टोटल आएगा 276 हेक्टेयर। अब बात करेंगे सुविधाओं की, तो यहाँ पर 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक हाई स्कूल है। चिकित्सा की बात करें तो एक निजी अस्पताल है और एक सरकारी अस्पताल है, अर्थात सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है। बाजार की बात करें तो यहाँ पर एक सुविकसित बाजार है। बिजली की बात करें तो पालमपुर के अधिकतर घरों में बिजली उपलब्ध है। बात करते हैं संचार की, तो यहाँ पर सड़कों और परिवहन की सुविधा उपलब्ध है और निकटतम कस्बा यहाँ पर शाहपुर है। आपकी पाठ्य पुस्तक का अगला प्रश्न है, खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है, क्या आप इससे सहमत हैं? चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसी आगतों की आवश्यकता होती है। छोटे किसानों को सामान्यतः पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। पर HYB बीजों की सहायता से गेहूं की पैदावार 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक हो गई। आपकी पाठ्य पुस्तक का अगला प्रश्न, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस प्रकार मदद की? इसका उत्तर हम लिखेंगे। पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की मदद इस प्रकार से की। बिजली प्रसार से सिंचाई करनी आसान हो गई। इससे पहले वे रहट के द्वारा सिंचाई करते थे जो अधिक प्रभावशाली तरीका नहीं था। बिजली का अधिक से अधिक उपयोग करके वे अपने कृषि उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और पूरे वर्ष विभिन्न फसलों को उगा सकते हैं। सिंचाई के लिए कुओं से पानी खींचना अब आसान हो गया है। अब उन्हें मानसून की वर्षा पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। आपकी पाठ्य पुस्तक का अगला प्रश्न है, क्या संचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्यों? उत्तर है, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। देश में आज भी कुल कृषि के 40% से भी कम क्षेत्र में सिंचाई होती है।
शेष क्षेत्रों में खेती ज़्यादातर वर्षा पर ही निर्भर है और भारत में मानसून की बरसात अनिश्चित है। आपकी पाठ्य पुस्तक का अगला प्रश्न, पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि वितरण की एक सारणी बनाइए। 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई अर्थात 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास पालमपुर में खेती करने के लिए भूमि नहीं है, अर्थात भूमिहीन है, जो कि अधिकांशतः दलित हैं। 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास भूमि तो है लेकिन 2 हेक्टेयर से भी कम है। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवार को पर्याप्त आमदनी नहीं होती। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसान ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे भी ज़्यादा भूमि है। आपकी पाठ्य पुस्तक का अगला प्रश्न, पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर है, पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम है क्योंकि भूमिहीन मजदूरों की संख्या पालमपुर में अधिक है। मजदूरों में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है। जो मजदूर कम मजदूरी लेता है उसको ही काम ज़्यादा मिलता है, इसलिए मजदूर कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, अपने क्षेत्र के 2 श्रमिकों से बात कीजिए। खेतों में काम करने वाले या विनिर्माण कार्य में लगे मजदूरों में से किसी को चुनें। उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है? क्या उन्हें नकद पैसा मिलता है या वस्तु के रूप में मिलता है? क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है? क्या वे कर्ज में हैं? इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप किन्हीं 2 मजदूरों से बात कर सकते हैं और उनसे पूछकर इनके जवाब लिख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर किस तरह से लिखना है उसको देख लीजिए आप। मैंने 2 मजदूर, जो एक खेतों में काम करता है और दूसरा विनिर्माण कार्य में काम करता है, से बात की। उनको मजदूरी में 100 से 150 रुपये ही मिलते हैं। उन्हें पैसा नकद मिलता है। उन्हें नियमित रूप से काम नहीं मिलता है। कम मजदूरी के कारण वे परिवार का भरण पोषण कठिनाई से कर पाते हैं और कर्ज में डूबे रहते हैं। इस तरह से आप अपने आसपास के मजदूरों से बात करके उनका उत्तर लिख सकते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक का अगला प्रश्न, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग तरीके कौन से हैं? समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के निम्न तरीके हैं। आधुनिक विधियों को अपनाकर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। बहुविध फसल प्रणाली कृषि उत्पादन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। उन्नत किस्म के यानी कि बढ़िया किस्म के बीज अपनाकर, उचित समय पर उर्वरक, रासायनिक खाद, सिंचाई के आधुनिक तरीके अपनाकर और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करके। आपकी पाठ्य पुस्तक का अगला प्रश्न, 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्यों का ब्यौरा दीजिए। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्गाकार भूमि के टुकड़े के क्षेत्रफल के बराबर है। जो किसान 1 हेक्टेयर भूमि पर काम करता है वह अपने दोनों समय के भोजन का इंतजाम नहीं कर पाता है, इसलिए उसे अपने खेत में काम करने के बाद 100 से 150 रुपये के हिसाब से किसी बड़े किसान के खेतों में काम करना पड़ता है। यदि वह अपने ही खेतों में काम करता है तो उसके पास अच्छे क्वालिटी के बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। इसके लिए उसे किसी किसान, साहूकार या व्यापारी से कर्ज लेना पड़ता है। आपकी पाठ्य पुस्तक का अगला प्रश्न, मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं? वे छोटे किसानों से किस प्रकार भिन्न हैं? मझोले और बड़े किसानों की अपनी बचत होती है। वे जरूरी पूंजी का प्रबंध कर लेते हैं। आधुनिक कृषि के तरीके बहुत अधिक महंगे होते हैं, जिसके लिए बहुत अधिक पैसों की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ छोटे किसानों को पूंजी का प्रबंध करने के लिए बड़े किसानों या व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिनके ऋणों की ब्याज दर भी अधिक होती है। छोटे किसान ऋणों में दब जाते हैं, अर्थात कर्ज में दब जाते हैं। 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को मझोले और बड़े किसानों की तुलना में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
आपकी पाठ्य पुस्तक का अगला प्रश्न है, सविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला है? क्या ब्याज की कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती? तेजपाल ने 4 महीनों के लिए 24% की ब्याज दर पर पैसा देना स्वीकार किया है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्याज है। इसके साथ ही सविता को 100 रुपये प्रतिदिन मजदूरी पर काम करने के लिए भी तैयार होना पड़ा। तेजपाल सिंह सविता से बैंक की अपेक्षा बहुत अधिक ब्याज ले रहा है। यदि सविता बैंक से उचित ब्याज दर पर ऋण ले पाती तो उसकी हालत निश्चय ही बेहतर होती। आपकी पाठ्य पुस्तक का अगला प्रश्न है, अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पाद के तरीकों में हुए परिवर्तनों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। इस काम को आपको करना है और अपने आसपास देखिए आप लोग ऐसे कौन बुजुर्ग लोग हैं जिनको खेती के पुराने तरीकों के बारे में मालूम है, उनसे बात कीजिए और लिखिए। लिखना किस तरह है वह हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात करने से पता चला कि पिछले 30 वर्षों में खेती के पुराने तरीके अपनाए जाते थे। सिंचाई की बहुत अधिक सुविधाएं नहीं थीं। किसान मानसून की वर्षा पर निर्भर रहते थे, जो बहुत अनियमित होती थी। किसान अपने खेतों को बैल की सहायता से जोतते थे, अतः सिंचाई के लिए रहट को कुओं से पानी निकालने के लिए प्रयोग किया जाता था। परंतु आधुनिक तकनीक के कारण किसानों ने सिंचाई के लिए नलकूप लगवा लिए। अब रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और HYB बीजों का प्रयोग होने लगा है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि ट्रैक्टर और मशीनों ने जुताई और कटाई को तेज कर दिया है। आपकी पाठ्य पुस्तक का अगला प्रश्न है, आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि कार्य हो रहे हैं? इनकी संक्षिप्त सूची बनाइए। अपने आसपास नज़र दौड़ाइए और देखिए कि कौन कौन से लोग हैं जो ऐसे कार्य करते हैं जो कृषि से संबंधित नहीं है। किस तरह से लिखना है वो आप देख लीजिए। हमारे क्षेत्र में दर्जी, मुर्गी पालन, डेयरी, विनिर्माण, गन्ने के रस से गुड़ बनाना, दुकानदारी, बढ़ईगिरी, परिवहन आदि गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं। आप चाहें तो इनमें कुछ और भी बढ़ा सकते हैं और बदल भी सकते हैं। देखिए आपके आसपास कौन कौन से ऐसे काम हैं जो होते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक का अगला प्रश्न, गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे गांव की दशा सोचनीय है, क्योंकि हमारे गांव में 80% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, जिसमें खेतीहर और किसान शामिल हैं, जबकि भूमि स्थिर है पर इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए गैर कृषि कार्यों में वृद्धि करना आवश्यक है, जैसे कि डेयरी, दुकानदारी, विनिर्माण, दर्जी आदि, ताकि खेतीहर मजदूरों को काम मिल सके। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।